जय हिंद दोस्तों। आज आपका स्वागत है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर में कक्षा 10 का ये पहला चैप्टर लाइट से जुड़ा हुआ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस लेक्चर को आपने अगर एक दो बार देख लिया तो आप लाएंगे पूरे में पूरे नंबर, आपका एक भी नंबर नहीं कट सकता, ये मेरा दावा है। तो आइए इसको बिना डिले करते हुए पढ़ते हैं। समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सर्फेसेस। पहले समझते हैं कि लाइट क्या होती है। तो लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। ये ऊर्जा हमें कहीं से मिलती है, अर्थात लाइट हमें कहीं से मिलती है, जिन्हें हम लाइट सोर्सेस यानी प्रकाश स्रोत कहते हैं। दो तरीके के स्रोत होते हैं। एक वे स्रोत जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, उन्हें ल्यूमिनस सोर्सेस कहते हैं, जैसे कि सन, जैसे कि विद्युत बल्ब। एक ऐसे होते हैं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। जितनी भी चीज़ें हमें हमारी नज़र में दिखती हैं सूर्य और विद्युत बल्ब को छोड़कर, वो सब नॉन ल्यूमिनस हैं। अब बात करते हैं प्रकाश के गुणों की, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। स्वयं प्रकाश अदृश्य है दोस्तों। स्वयं प्रकाश नहीं दिखाई देता है, बल्कि वस्तुओं को दिखाने में हमारी मदद करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसे चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश की तरंग की बात करें तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। इसे चलने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और माध्यम परिवर्तित होने से प्रकाश की चाल परिवर्तित हो जाती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश में परावर्तन, प्रकाश में अपवर्तन और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। दोस्तों, एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻−10 मीटर। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रकाशिक माध्यम होते हैं, ये प्रकाशिक माध्यम ऑप्टिकल मीडियम क्या होते हैं। तो दोस्तों, कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके आप आर पार देख सकते हो, उन्हें हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं, जैसे वायु है, जैसे कांच है। और पारभाषक माध्यम ट्रांसल्यूसेंट मीडियम होते हैं। ट्रांसल्यूसेंट मीडियम होते हैं, अगर इनसे प्रकाश गुजरे तो वो प्रकाश कहीं ना कहीं पट्टी पट्टी के फॉर्म में या मतलब छितरा जाएगा प्रकाश, जैसे कि दूषित जल, जैसे कि घिसा हुआ कांच, एक्सेट्रा। फिर अपारदर्शक माध्यम यानी ओपेक्यू मीडियम होता है, इसको तो प्रकाश पार ही नहीं कर पाएगा। इसके मतलब एक इधर से उधर, एक पार से दूसरे पार नहीं जा पाएगा, जैसे लकड़ी है, जैसे लोहा है, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं दोस्तों हम कि किरण, प्रकाश किरण क्या होती है, लाइट रे क्या होती है। दोस्तों, अगर प्रकाश स्रोत से एक लाइट निकली, मतलब एक किरण के फॉर्म में निकली, तो उसे हम कहते थे प्रकाश किरण। और यही किरणें जब बहुत मतलब समूह के साथ चलती हैं, तो इस समूह को हम पुंज यानी बीम कहते हैं। अगर ये बीम आगे जाके एक बिंदु पर मिलता है, एक बिंदु पर मिलता है, तो इस कंडीशन को कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और अगर ये एक बिंदु से निकलें और इधर उधर फैल जाएं, तो समझो इस कंडीशन को कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज यानी डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अगर प्रकाश की किरणें सब एक दूसरे के समांतर जा रही हैं, तो इसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब ये वाली प्रकाश किरण जा रही है, फिर ये जा रही है, इन दोनों के बीच की दूरी सेम, फिर ये जा रही, ये जा रही, इन दोनों के बीच की दूरी सेम, तो इसे हम कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट। आई होप दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब आ गया वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कॉन्सेप्ट तो आपको दिमाग में अपने फिक्स कर लेना है। क्या है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चूँकि एक ही मीडियम में होता है, सेम माध्यम में होता है, इसलिए प्रकाश की चाल बदलती नहीं है, यानी प्रकाश की चाल नियत रहती है। तो दोस्तों होता क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ से चली ऐसे, और ये आके इस बिंदु पर टकरा गई, तो ये जो परावर्तक पृष्ठ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पे आके टकराई, तो ऐसे जब टकराएगी तो इधर से इधर वापस चली गई। तो इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है, तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आने वाली को क्या कहते हैं, आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे कहते हैं, और जाने वाली को परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब जहाँ पर ये टकराई, उस बिंदु को आपतन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब समझो, यहाँ से जो आपने एक लंबवत लाइन खींची, इसे अविलंब यानी नॉर्मल कहते हैं। अब इस अविलंब, नॉर्मल और इस आपतित किरण
के बीच जो कोण बना, ये वाला कोण, इसे आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसे परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। मोटा मोटा आपको याद रखना है कि जो प्रकाश की किरण आ रही वो आपतित है, जो गई है वो परावर्तित है, जहाँ पे टकराई है वो आपतन बिंदु है, यहाँ से जो लंब खींचा है वो नॉर्मल है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं कि परावर्तन के प्रकार कितने हैं। तो देखो दोस्तों, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, एक तो होता है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन मतलब रेगुलर सरफेस। इसके लिए जो सरफेस हो वो एकदम चिकना, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। और अनियमित या विसरित परावर्तन क्या है कि इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसका मतलब है कि जो सरफेस हो जहाँ पे प्रकाश टकरा रहा है वो अनियमित है, मतलब बहुत ऊबड़ खाबड़ है, तो वहाँ से जो परावर्तन होगा वो नियमित नहीं होगा। जैसे कि बहुत आप चिकने पेजों को जब पढ़ते होंगे तो आप एकदम साफ दिखता होगा, लेकिन आप न्यूज़पेपर को देखो तो न्यूज़पेपर में बनाया ही ऐसा जाता है ताकि छोटे अक्षर आपको आसानी से दिखाई दें, वरना वहाँ से ज़्यादा प्रकाश परावर्तित हो जाएगा तो आप देख नहीं पाओगे। फिर आते हैं परावर्तन के नियम, इनको तो नोट करके रख लो और एग्ज़ाम में बिल्कुल बिल्कुल याद करके जाना, क्योंकि ये तो आते ही आते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब इसको जरा डायग्राम में देखो, यह है आपतित किरण और यह है आपतन बिंदु पर अभिलंब और यह है परावर्तित किरण। ये तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये याद रखना कि आपतित किरण, इस आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अब बात करते हैं कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ये वाला जो कोण है वो इस कोण के सदैव बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दो नियम आपको ये दिमाग में फिक्स रखने हैं। अब देखो, प्रकाश की उत्क्रमणीयता यानी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने अगर किसी को गाली दी तो वो उसके पास गई और वो देगा तो भी वो आपके पास आएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जब प्रकाश गया, यहाँ टकराया, ए से बी पे गया तो बी से फिर सी गया। अगर वो सी से डाला जाता तो फिर पहले बी से फिर ए की तरफ आ जाता, मतलब उसी पाथ को फॉलो करता अगर सेम पॉइंट से डाला जाता। तो इसे ही हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता यानी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहते हैं। यानी जैसे प्रकाश यहाँ से ऐसे जाएगा तो वैसे ही इधर से भी वापस ऐसे ही आएगा। तो ये पेज तो आपका कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं आगे और देखो, ध्यान से इस बात को समझो कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना एकदम एक एक बात पर, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो प्रतिबिंब क्या होता है, पहले इस डेफिनेशन को आप समझें कि किसी बिंदु से चली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को इस पहले बिंदु का प्रतिबिंब यानी इमेज कहते हैं। अभी इमेज होती कितने प्रकार की है? तो इमेज दोस्तों दो प्रकार की होती है। एक तो होती है वास्तविक इमेज यानी रियल इमेज, जिसे हम पर्दे पर ले सकते हैं। एक होती है आभासी इमेज यानी वर्चुअल इमेज, जिसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, केवल इसकी आप फोटो ले सकते हो। अब बात करते हैं दर्पण की। तो दर्पण क्या होता है? यानी अभी तक हमारे पास एक ऐसा माध्यम था जिसके हम इधर उधर देख सकते थे, तो उसकी एक साइड में आपने क्या कर दिया, लाल ऑक्साइड की पेंट कर दी, जिससे दूसरी तरफ वाला जो पृष्ठ था वो परावर्तक पृष्ठ बन गया। इसे ही दर्पण कहते हैं। तो दर्पण मेनली दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले बात करते हैं समतल दर्पण की। ये समतल दर्पण क्या है? तो देखो, इसकी जैसे ये हमारे पास समतल पारदर्शी माध्यम था, तो एक तरफ हमने क्या कर दी, रेड ऑक्साइड की पेंट कर दी। पेंट करने से इधर वाला पृष्ठ कैसा हो गया, परावर्तक पृष्ठ। अब ये परावर्तक पृष्ठ है कहाँ? तो ये समतल में है दोस्तों, ये समतल में है। समतल मतलब इसका जो तल है वो समान है, हर जगह समान है, इसीलिए ये समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण वो होते हैं जिनका परावर्तक तल समतल में होता है। यहाँ जो इमेज बनेगी यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो सदैव आभासी यानी सीधा होगा। यहाँ पर इमेज का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। और मनुष्य अगर चाहता है कि हमारे दर्पण में पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे, तो जितनी उसकी ऊंचाई है, जितना मतलब वो लंबा है, अपनी लंबाई का आधा
वो जब शीशा मतलब मिरर खरीद के लाएगा तो उसका इमेज उसमें पूरा दिखाई देगा। अर्थात अगर वो 5 फीट का है तो उसे 2.5 फीट का मिरर खरीदना पड़ेगा। अब देखो, इस मिरर के आप जितना सामने इधर की तरफ बढ़ोगे, आपका जो इमेज है उतना ही उसके पीछे बनेगा। अर्थात अगर आप मान लो मिरर से 1 मीटर पीछे आए, 1 मीटर इसके सामने की तरफ बढ़े इधर की तरफ, तो आपका इमेज 1 मीटर इसके पीछे चला जाएगा। अर्थात अब हमें ये समझना है कि जो समतल दर्पण होता है दोस्तों, इसकी फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण की। तो गोलीय दर्पण जो होते हैं वो मेनली 2 तरीके के होते हैं। पहले आप समझो गोलीय दर्पण क्या है। जैसे हमने कांच का खोखला गोला लिया, उसे काट लिया, अब उसके एक पृष्ठ पर हमने क्या कर दिया, लेप कर दिया, तो दूसरा पृष्ठ क्या बन जाएगा, परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। तो क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण। अब देखो, अगर अवतल दर्पण की बात करें, गोलीय दर्पण तो 2 प्रकार के हो गए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यानी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है दोस्तों, केवल आपको देखना है परावर्तक तल। तो ये है अवतल दर्पण। अव मतलब अंदर, यानी इसका परावर्तक तल होता है अंदर की ओर। आपने बाहर की तरफ क्या कर रखी है, पॉलिश कर रखी है, तो परावर्तक तल अंदर आ गया। अंदर होने के कारण इसे अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर कहते हैं। अब आ जाओ उत्तल दर्पण पे। उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल के शब्द को पकड़ो, उत्तल मतलब ऊपर, यानी जिसमें परावर्तक तल कहाँ हो, ऊपर हो, परावर्तक पृष्ठ कहाँ हो, ऊपर हो, और आपने पेंट कहाँ कर दी है, इसके अंदर की ओर। तो ये क्या बन गया, उत्तल दर्पण। अब समझते हैं कि जो हमारा गोलीय दर्पण है, इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पार्श्व उत्क्रमण यानी लैटरल इन्वर्जन क्या होता है। तो जब आप मान लो किसी समतल दर्पण के सामने आपका प्रतिबिंब बना, तो उसकी साइड चेंज हो जाएगी, यानी जो आप का गाल राइट की तरफ है वो लेफ़्ट की तरफ दिखेगा और लेफ़्ट वाला राइट की तरफ दिखेगा, मतलब उसकी साइड क्या हो जाती है, बदल जाती है। लेकिन दोस्तों ABCD में अल्फ़ाबेट में कुछ अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जिन पर ये पार्श्व उत्क्रमण यानी लैटरल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है। वो कौन कौन है, जैसे ABWXHIOTUM, इन पर लैटरल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट यानी पार्श्व उत्क्रमण का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ये सेम वैसे ही दिखेंगे जैसे हैं। कारण इसका आप समझते होंगे कि इसको अगर ये वाली इसकी टांग इधर आ जाए और ये इधर आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं, वो दिखेगा वैसा ही। अब देखो, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। ये है गोलीय दर्पण। हमने रफ डायग्राम बनाया, अब अच्छा सा बनाना। देखो, इस गोलीय दर्पण का कोई भी चीज़ हो उसका एक केंद्र बिंदु होता है। तो देखो दोस्तों, इस गोलीय दर्पण का जो केंद्र बिंदु है वो इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। तो किसी भी गोलीय दर्पण का जो केंद्र बिंदु होता है वो उसका वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, राइट। अब इस गोलीय दर्पण के जितने पार्ट पर आपने पॉलिश कर रखी है, ये पॉलिश आपने जो कर रखी है, इसे ही क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक यानी अपर्चर ऑफ मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर्चर ऑफ मिरर कहते हैं। अब यानी दर्पण का द्वारक कहते हैं। इस दर्पण के द्वारक यहाँ से M से लेके M डैश तक, अब इसका जो मध्य बिंदु होता है उसे ध्रुव यानी पोल कहते हैं। तो ध्रुव या पोल की डेफिनेशन क्या हो गई कि गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, ये वक्रता केंद्रीय ध्रुव, इसको जो रेखा मिलाती है इन दोनों बिंदुओं को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को, ये जो रेखा मिलाती है इस रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब समझो दोस्तों, वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और ये वाली बात जो है ना, फोकस वाली, ध्यान से समझना क्या, कि जब कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह परावर्तित होकर ऐसे वापस आई। अब ऐसे वापस आने से मुख्य अक्ष के वो जिस बिंदु पर मिली, ये बिंदु फोकस कहलाता है। तो परिभाषा क्या लिखोगे, तो सुनो ध्यान से, कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाकर परावर्तित होती है तो परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है इस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। अब दोस्तों, इस फोकस से लेके इस ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब देखो, वक्रता त्रिज्या को R से लिखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। F को फोकस यानी फोकस कहते हैं। स्मॉल f को फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ कहते हैं। R बराबर 2f होता है।
एन बराबर एन क्या है, तो अभिलंब यानी नॉर्मल। अब इसे समझना, अभी आगे प्रूफ करेंगे कि आर बराबर 2f कैसे होता है। देखो ये f है तो f तो छोटा है और r बड़ा है, तो अब इसलिए r क्या होगा, लगभग लगभग 2f के बराबर है। कैसे होता है, क्यों होता है, वो अभी हम आपको बताएंगे प्रूफ करके। दो कंडीशन अब समझो दोस्तों। यहाँ पे अगर अवतल दर्पण है तो ये प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने का काम करता है। जैसे यहाँ से प्रकाश की किरण आई, अभी कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है कि जैसे ये क्या हो गया, इस गोलीय, ये जो गोलीय दर्पण था उसका द्वारक हो गया, द्वारक का मध्यबिंदु ध्रुव हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली ये रेखा मुख्य अक्ष हो गई, राइट। अब यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर जितनी प्रकाश की किरणें आ रही हैं परावर्तित होकर कहाँ से जा रही हैं, ऐसे आई, ऐसे फोकस से गई, ऐसे आई, ये फोकस से चली गई, ये आई, ये भी ऐसे चली गई। तो ये सब कहाँ से जा रही हैं, ऐसे फोकस से जा रही हैं, इस फोकस पॉइंट से जा रही हैं। तो ये फोकस पर आके सब इकट्ठा हो रही हैं कि नहीं, ओके। अब देखो इसमें उत्तल में क्या है कि यहाँ जो परावर्तक तल है वो तो उभरे हुए भाग में है। अब यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे टकराई, ऐसे चली गई, ऐसे टकराई, ऐसे चली गई, ये ऐसे टकराई, इस तरह से। अगर हमने इनको पीछे की तरफ बढ़ाया तो कहाँ मिली, फोकस पे। कुल मिला के यहाँ प्रकाश फैल रहा है। तो यहाँ उत्तल दर्पण में प्रकाश फैलता है और अवतल दर्पण में प्रकाश एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसे ध्यान में रखना जरूरी है, ध्यान रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो दोस्तों, अब समझो कि हम इमेज को बनाते कैसे, इमेज का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो देखो, किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम। सबसे पहले प्रथम नियम यानी फर्स्ट रूल पढ़ते हैं। तो अभी पढ़ा कि इसमें परावर्तक तल कहाँ है, अंदर, तो कौन सा दर्पण हुआ, अवतल दर्पण। इसमें परावर्तक तल कहाँ है, ऊपर, तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। तो सुनो, इस अवतल दर्पण में ये जो जितने भाग में आपने पॉलिश की, इसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। द्वारक का मध्यबिंदु ध्रुव कहलाता है और इसका केंद्र बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है। अब इस मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आई वो कहाँ से गई, फोकस से। तो ये पहला नियम है। यहाँ देखो, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गई तो ये ऐसे निकल गई, जब बढ़ाया तो फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हुई। तो दोनों को मिलाकर कैसे लिखोगे कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह परावर्तित होकर या तो फोकस से होकर जाती है या फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए। दूसरा नियम समझो। दूसरा नियम कहता है, सेकंड रूल, कि अगर कोई प्रकाश की किरण इस फोकस से होकर जाती है तो वह परावर्तित होकर इस मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। और यहाँ पर क्या है कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो वो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दोनों को मिला के कैसे लिखोगे कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तो वह परावर्तित होकर सदैव मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब आइए तीसरा नियम समझते हैं। देखो, तीसरा नियम कहता है, थर्ड रूल कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो वह वक्रता केंद्र से ही वापस लौट आती है। यहाँ पर देखो, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है तो वो वक्रता केंद्र से ही जाती हुई भी प्रतीत होती है। अच्छा, दोनों को मिला के कैसे लिखोगे, लिखोगे जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है या आती हुई प्रतीत होती है तो वह परावर्तित होकर वक्रता केंद्र से ही जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। अब आ जाओ, पढ़ते हैं कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना यानी इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अब इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है, मतलब कितने तरीके हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। देखो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे, आप समझना इस बात को ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं, गोलीय दर्पण दो तरीके के हैं, एक अवतल और एक उत्तल। तो पहले बात करते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। देखो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो हमने क्या किया, सबसे पहले बनाया गोलीय वो अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में परावर्तक तल कहाँ, अंदर। तो जितने भाग पे आपने पॉलिश की है ये क्या है, ये पूरा है दर्पण का द्वारक। द्वारक का मध्य बिंदु क्या है, ध्रुव।
इसका वक्रता केंद्र होगा, तो ये वक्रता केंद्र हमने मान लिया, ये फोकस है। तो वस्तु कहाँ रखी है? वस्तु है ए बी, कहाँ रखी है? अनंत पर। अब एक बात यहाँ ध्यान रखना कि जब वस्तु अनंत पे रखी हो तो प्रकाश की किरणें सदैव समांतर आती हुई मानी जाती हैं। तो दो प्रकाश की किरणें आई, एक प्रकाश किरण फोकस से गई। अभी नियम पढ़ा था कि जो फोकस से जाएगा वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, और पढ़ा था कि तीसरा नियम पढ़ा था कि अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है तो परावर्तित होकर वक्रता केंद्र से ही वापस जाती है। अब देखो, ये प्रकाश की किरण यहाँ से आई, ऐसे चली गई, ये वक्रता केंद्र से आई, वक्रता केंद्र से वापस चली गई, मिलती कहाँ पर है? तो आई बिंदु पर आकर मिली। अब आई बिंदु पर इमेज बन गया आपका आई एफ, ये इमेज बन गया। अब ये इमेज जो बन के तैयार हुआ ये कैसा है, इसको लिखोगे कैसे? तो देखो, परावर्तक तल के अंदर बना है, इसलिए इमेज उल्टा और वास्तविक होगा। अच्छा, और अनंत पे वस्तु रखी है, ये बहुत छोटा प्रतिबिंब बना है, तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब बना है वास्तविक, उल्टा, छोटा व फोकस तल में बनता है। फोकस तल है ये, तो फोकस तल पर बनता है। ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जब वस्तु कहाँ अनंत स्थित हो, अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। अब कंडीशन नंबर 2 पर चलते हैं। जब वस्तु कहाँ स्थित हो? जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तो दोस्तों फिर से वही करेंगे, एम डैश, एक क्या बना लिया हमने? द्वारक बना लिया। जितने पार्ट पे पॉलिश करी वो द्वारक हो गया। द्वारक का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव। अब इसका एक केंद्र बिंदु होगा वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस, ये हो गया मुख्य अक्ष। अब देखो, यहाँ पर वस्तु रखी हमने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, जिसका नाम है ए बी। यहाँ से एक प्रकाश की किरण पहले चली इस मुख्य अक्ष के समांतर आई, तो कहाँ से जाएगी? फोकस से। ये फोकस से चली गई। दूसरी प्रकाश की किरण आई वक्रता केंद्र से, कहाँ से गई? वक्रता केंद्र से ही वापस। दोनों का मिलना कहाँ हुआ? ए डैश बिंदु पर। अब प्रतिबिंब कहाँ बन गया? ए डैश बी डैश। ये प्रतिबिंब कहाँ बना? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना। अर्थात अब हम क्या लिखेंगे? देखो, ये परावर्तक तल है, इस परावर्तक तल के अंदर है, तो उल्टा होगा, वास्तविक होगा। तो दो बातें पता चल गई कि वास्तविक और उल्टा है, और वस्तु की अपेक्षा छोटा है। तो क्या लिखा? देखो, वास्तविक, उल्टा, छोटा व दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है। स्थिति भी हमने आपके लिए लिख दी है, नोट कर लीजिए। अब समझो आगे। आगे क्या है कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो? वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी दोस्तों, तो क्या होगा? फिर से वही करेंगे। पहले एक बना लिया दर्पण का द्वारक, और इसका वक्रता केंद्र ये ले लिया, इसका फोकस ये ले लिया। वस्तु कहाँ स्थित है? वक्रता केंद्र पर ही हमने मान ली वस्तु ए बी स्थित है। तो देखो, एक प्रकाश की किरण जो समांतर गई, वो समांतर वाली कहाँ से जाएगी? तो फोकस से जाएगी, ये चली गई फोकस से। अब दूसरी प्रकाश की किरण गई फोकस से, तो परावर्तित होकर कहाँ से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। अभी नियम पढ़ा था कि जो फोकस से जाएगा वो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। अब ये वाली प्रकाश की किरण और ये वाली प्रकाश की किरण दोनों का मिलना हुआ ए डैश बिंदु पर, तो प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। अब ये जो प्रतिबिंब होता है ये बना कहाँ? ये परावर्तक तल के इधर बना अंदर, तो उल्टा है और वास्तविक है, तो उल्टा वास्तविक पता चल गया। साथ साथ आप देख पा रहे होंगे जो वस्तु ए बी है ये उसके बराबर बना है ए डैश बी डैश। तो क्या लिखा? वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर तथा वक्रता केंद्र पर बनता है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और बहुत जल्दी ये आपको मिलेगा, और उम्मीद है कि आप बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे। आप सभी डायग्राम को अच्छे से समझो और एक दो बार पॉज करो, लिखो अपने आप, और फिर देखो वीडियो को। आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होंगे। और यदि आप ऐसे ही वीडियो आगे और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपको समझ में आया नहीं ये ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।